नमस्कार साथियों, मैं हूं अभी टंडन और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज जैसे कि हमने कहा था कि आज हमारी जो क्लास होगी वो फंडामेंटल राइट्स की होगी, दैट मीन्स मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार के हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे और इसमें एक भी एस्पेक्ट्स ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो हमारा एग्जाम में ना पूछा जाए। देखिए, जो हमारा ये टॉपिक है मूल अधिकार, तो एक बात समझिए, यूपी ट्रिपल एससी से लेके यूपीएससी तक एग्जामिनर इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। उसका ये जो टॉपिक है ये उसके लिए एक हॉट टॉपिक होता है, एक बर्निंग टॉपिक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मूल अधिकार है, अब ये ध्यान दीजिए कि ये लिया कहां से गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये संविधान में कहां रखा गया है, ये संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में रखा गया है और इसमें कितने अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में रहे, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, देखिए इसको एक संज्ञा दी गई है, ये मूल अधिकार को, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए फिर से एक बार देखिए, जो मूल अधिकार है ये हमें अमेरिका से लिए गए हैं। इसको भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है, 35 तक रखा गया हुआ है। ठीक है, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और एक चीज समझिए, जो हमारे डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, वो गैर न्यायोचित है और ये हमारे न्यायोचित है। दैट मीन्स इसके लिए हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च कोर्ट में, दैट मीन्स हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मूल अधिकार। देखिए मेनली हमारे पास 6 मूल अधिकार है, लेकिन जो हमारे पास ये 12 से 35 तक है। देखिए हम काउंटिंग करते हैं कहां से, 14 से 18 समता का अधिकार। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा एक अनुच्छेद पड़ता है 12, ये क्या है, अनुच्छेद 12, इसमें क्या दिया गया है, तो ये है, देखिए, राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब ये राज्य की परिभाषा, यहां पर जो ये वर्ड राज्य आता है, ये किसी प्रांत, जिसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है। ये राज्य हमारे देश को डिनोट करता है। ठीक है, यहां पर जहां पे भी राज्य वर्ड आएगा वो पूरे भारत देश को डिनोट करेगा। यहां पर लिखा है राज्य की परिभाषा। तो देखिए राज्य की परिभाषा में 4 तत्व शामिल किए गए कि राज्य किसे कहते हैं। इसमें 4 बॉडी दी गई हैं कि इन 4 बॉडियों को मिलाकर हमारा जो राज्य है बनता है। देखिए पहला क्या है, सबसे सुप्रीम में, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र में सबसे जो बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या है, केंद्र सरकार और भारत की संसद। ठीक है, देखिए अगर कहा जाए केंद्र लेवल पर क्या है, केंद्र सरकार और भारत की संसद है। उससे नीचे आएंगे फिर क्या मिलेगा आपको, देखिए राज्य सरकार मिलेगी, और क्या मिलेगा, विधानमंडल,
और देखिए इससे नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, देखिए इससे नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा सभी स्थानीय निकाय। दैट मीन्स जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो भी स्थानीय निकाय हैं, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, दैट मीन्स जैसे कहेंगे हम पंचायतें, नगर पालिका और जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जितनी भी प्रशासन की इकाइयां हैं, वो सब हमारी इसमें आ जाएंगी, सभी स्थानीय निकाय में, ठीक है। तो अब जो हमारा चौथा है, इसमें क्या आता है, अन्य सभी निकाय। अब देखिए इसमें क्या आता है, ये तो सभी प्रशासन की होगी, 1 2 3। अब ये क्या है, देखिए इसमें हमारे जो सारे सेक्टर आ जाते हैं, कंपनी वगैरह, दैट मीन्स इसमें कहेंगे हम LIC, ठीक है, महारत्न कंपनी ले लीजिए, सेल ले लीजिए, ठीक है, जितने भी बैंक हो गए हमारे, नाबार्ड एग्रीकल्चर में, ठीक है, और जो भी लेना चाहें, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, अन्य सभी निकाय, मतलब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की उसको छोड़कर जो भी सभी निकाय होंगे वो हमारे चौथे उसमें आ जाएंगे। तो ये जो मिला के बना, ये पूरा हमारा राज्य की परिभाषा बनाता है, ठीक है। केंद्र में देखेंगे तो केंद्र सरकार और भारत की संसद, राज्य में देखेंगे राज्य सरकार और विधानमंडल, और यहाँ देखिए ये सभी स्थानीय निकाय, पंचायतें, नगर पालिकाएं, अन्य सभी निकाय LIC, सेल, नाबार्ड, और भी आप कोई भी लीजिए, ऑयल, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 13 की ओर। देखिए अनुच्छेद 13 हमारा जो आर्टिकल 13 है वो क्या कहता है, देखिए आर्टिकल जो 13 है वो हमसे कहता है, देखिए कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां शून्य होंगी। देखिए जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, कि मूल अधिकारों से असंगत, असंगत मतलब कि जो मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती है, उनका अल्पीकरण, दैट मीन्स उन्हें हटाने के लिए जो विधियां होंगी वो शून्य होंगी। दैट मीन्स एक चीज यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर ये सीधा सीधा कहना चाहता है कि जो मूल अधिकार हैं वह न्यायोचित हैं, ठीक है, मतलब कि मूल अधिकारों को हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये जो है ये न्यायोचित है, ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है, ये हमारा आर्टिकल 13 में। तो आप सिंपल से समझिए कि ये न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं, ये हमारा आर्टिकल 13 में दिया गया है। अगर जो लिखा गया है तो वो ये है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां शून्य होंगी। अब हम आ जाते हैं जो हमारा मेन है, जहां पे हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार देखिए 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। जो हमारा पहला है क्या है, समता का अधिकार। दैट मीन्स हम कहेंगे समानता का अधिकार, समता या समानता एक ही वर्ड है, समता का अधिकार। अब देखिए यह हमारा कहां से कहां तक दिया गया है, यह हमारा दिया गया है
अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, देखिए जो हमारा अनुच्छेद 14 है वो क्या कहता है? लिखा है विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। यह हमारा आर्टिकल 14 में दिया गया है। अब देखिए यहां पर हमें कुछ लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि यह विधि क्या होता है। विधि होता है कानून, समक्ष मतलब सामने, समता मतलब समान। तो कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी समान है। और कानून में, कानून के आगे हम ये नहीं कहेंगे कि कोई अमीर है, गरीब है या कैसा भी पर्सन है, सभी के साथ एक बराबर का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि वो अमीर व्यक्ति है उसको हम थोड़ा सा रिजर्वेशन दे दें या हम उसको थोड़ा सा पार्शियलिटी कर दें, नहीं, ये चीज नहीं होगी। ठीक है, कानून के सामने सभी समान है। अब देखिए आर्टिकल हमारा जो 15 है वो क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद, विभेद क्या होता है? भेदभाव, विभेद का क्या करेंगे? प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? प्रोहिबिशन। ठीक है, दैट मीन्स वो मना है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा तो उसको टोटली हम एबॉलिश करेंगे। दैट मीन्स वो टोटली भेदभाव पूरी तरीके से मना है। ठीक है, ये इसमें दिया गया है। लेकिन अब देखिए कहीं कहीं पर इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। 15 के 1.3 मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें से हमने ये कहा गया कि जो ओबीसी वर्ग है उसमें हमने ये डिसाइड किया गया कि उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, उनमें भी थोड़ा सा आर्थिक मदद की जाए। और फिर जो उच्च श्रेणी के हैं, ठीक है, उच्च जाति के हैं, तो उनको क्या किया जाए? ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस हो जाता ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इनको 10% रिजर्वेशन दे दिया जाए। और ओबीसी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग से जो पिछड़ा वर्ग आयोग है तो उसने जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था और उसके बाद से सुधार आना चालू हुए थे। फिर वीपी सिंह की सरकार में ये एक 27% रिजर्वेशन ये ओबीसी वर्ग के लिए डिसाइड किया गया था। फिर ठीक है, तो फिर जब नरसिम्हा राव आए एक ही साल बाद में 1991 में, देखिए 1990 में कौन थे? वीपी सिंह थे जो प्रधानमंत्री थे। और फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे। तो पीवी नरसिम्हा राव थे तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है ओबीसी जो वर्ग है उसके लिए हम 27% रिजर्वेशन अलाउ करते हैं, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, स्पेशली उच्च जाति के लिए, ठीक है, उच्च श्रेणी के लिए, तो यहां पर हम 10% रिजर्वेशन की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो उस समय लागू नहीं हुआ था, लेकिन हमारे जो अमेंडमेंट हुआ 102, तो 102 अमेंडमेंट में इसको हमने लागू कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो ओबीसी वर्ग है तो यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। एक चीज, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है क्रीमी लेयर।
ठीक है। और एक होता है नॉन क्रीमी, मतलब एक इनकम का पैटर्न होता है कि इतना एक बेंचमार्क है, इसके जो ऊपर जिसकी इनकम है, एनुअल इनकम है, तो वो हमारे क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। दैट मीन्स वो मलाई खा रहे हैं। और ये जो है हमारे, ये गरीब पोर्शन है, तो इनको हम ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे और इनको कम देंगे, ठीक है। इनको हम आर्थिक मदद करेंगे और इनको नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही मलाई खा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और इसको समझने के लिए आप मेनका गांधी मामले को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? 16। तो यहां पर एक वर्ड आता है लोक नियोजन। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब देखिए, ये लोक नियोजन है क्या? मतलब कि लोगों की नियुक्ति, ये हमारा जॉब प्रोफाइल है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जॉब की बात कर रहा है कि नियुक्त किए जाएंगे, नियोजित किए जाएंगे। ये जो नियोजन वर्ड होता है वो जॉब के लिए होता है, नियुक्ति के लिए होता है, अपॉइंट करने के लिए होता है। तो ठीक है, अब ये जो जनता है उनको नियुक्त किया जाएगा इस विषय में, जो जितने भी अवसर मिलेंगे वो सभी के लिए समान होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी इसमें अपवाद है वो 16 के 1 में, 2 में, 3 में, 4 में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी आ जाता है, बहुत सारी सेक्शन में हम छूट भी देते हैं। तो ये सारे प्रावधान हमारे 16 के 1, 16 के 2, 3, 4 इसमें अच्छे से दिए गए हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इतना ही। अब जो हमारा आर्टिकल 17 है, देखिए बहुत बार पूछा जाता है, क्या? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत, शॉर्ट फॉर्म पे तो यही है हमारा। और उसका आचरण निषिद्ध। अब समझिए, ये अस्पृश्यता क्या है? अनटचेबिलिटी, दैट मीन्स छुआछूत। तो ये जो लोग उसको मानते थे कि ठीक है, नहीं उसको हमें नहीं छूना है, ठीक है, तो ऐसा पहले बहुत चलता था। तो इसका क्या हो गया? अंत। यहाँ पे हम अनटचेबिलिटी को एंड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसका अभी भी फॉलो कर रहे होंगे, तो उसका ये भी कह दिया गया कि उसका आचरण भी निषिद्ध है, ठीक है, कि हम उसका आचरण भी नहीं कर सकते कि कोई सोचे कि नहीं बाकी लोगों ने छोड़ दिया मैं क्यों छोड़ूं। नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, आप उसका आचरण नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट, ठीक है, तो हमारा क्या है? अनुच्छेद 18। अब देखिए, हमें ये उपाधियों से रिलेटेड है। हमें सेना में बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं, सेना और विद्या। देखिए, हम जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमें बहुत सारी उपाधियां मिलती हैं। तो सेना और विद्या के विद्या संबंधी सम्मान के अलावा, देखिए सेना में जो सम्मान मिलता है और विद्या में सम्मान मिलता है, यहाँ पर मेजर की उपाधि मिलेगी, एडमिरल की उपाधि मिलेगी, कैप्टन की उपाधि मिलेगी। यहाँ पर आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आपको प्रोफेसर की उपाधि मिलेगी, डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। तो ये सारे जो सम्मान है, उपाधियाँ हैं, तो यहाँ पर विद्या और सेना में जो उपाधियाँ मिलेंगी वो तो ठीक है, और इसके अलावा जो उपाधियाँ दी जाती हैं तो वो सभी
पर रोक लगा दी गई है, के अलावा सभी उपाधियों पर रोक। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, कोई भी किसी से खुश होकर उसको एक उपाधि दे देता था कि नहीं आज से आप ये हैं, आज से आपको ये बुलाया जाएगा। आपको इतिहास में पता होगा, किसी को भी हम ये बोल देते थे कि नहीं, तो पूरे देश में फेमस हो जाता था कि उनको इस नाम से बुलाया जाना है। तो ऐसी उपाधियां अब बंद हो गई, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। समता का अधिकार हो गया अनुच्छेद 14 से 18। अब क्या आएगा, हमारे पास 6 अधिकार है। अभी तो हमने कितना खत्म किया, सिर्फ एक। देखिए दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। यह हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 देखते हैं, अनुच्छेद 19। अब देखिए अनुच्छेद 19 में 7 चीजों का वर्णन था, लेकिन अभी प्रेजेंट में 6 है, क्योंकि जो इसमें संपत्ति का अधिकार था उसको भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300A में रखकर उसको विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, वो मौलिक अधिकार से हट गया। तो यहाँ देखिए जो 6 चीजें हैं वो क्या है। देखिए पहला क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति। पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं कि एक एक है क्या, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए दूसरा क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति, ठीक है। तो दूसरा है हमारा सम्मेलन। तीसरा क्या है, संघ। चौथा है संचरण। पांचवा है निवास और छठवां है वृत्ति, ठीक है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति होता है कि अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। अब देखिए इसमें जो होता है वाक एवं अभिव्यक्ति में आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है। तो देखिए ये बहुत अच्छा वो है कि इसमें आपकी प्रेस की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आती है। दैट मीन्स अगर पूछेगा तो आप कहेंगे 19 का 1 या 19 का, ठीक है। तो यहां पर आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, और यहां पर इसी में क्या आएगा, प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता। प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता। अब देखिए किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मजदूर प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। अब देखिए ये होता है राइट टू स्ट्राइक। आपसे पूछ लिया जाए कि राइट टू स्ट्राइक कॉन्स्टिट्यूशन में
कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे कि 19 के 1 में दिया गया है। ये राइट टू स्ट्राइक है ही नहीं है। ठीक है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता है, लेकिन स्ट्राइक करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, जो राइट टू स्ट्राइक का जो एक लीगल वो है, तो वो आ जाता है हमारा इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर। ठीक है, ये राइट टू स्ट्राइक हम कहाँ पर पढ़ने को आएंगे, इंडस्ट्रियल लॉज में, जो हमारा ईपीएफओ के एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए एक और चीज, सरकारी गतिविधियां, जो सरकारी गतिविधियों की जानकारी होगी, सरकारी गतिविधियों की जानकारी पाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और भी इसमें चीजें हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता है, और सरकारी गतिविधियों की जानकारी पाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, देखिए वाक तो ये हो गया बोलने की, अभिव्यक्ति हो गया अपने विचार रखने की, सम्मेलन हो गया सम्मेलन करने की। ठीक है, हम कहीं पे भी सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, संघ बनाने की। ठीक है, पहले बहुत सारे संघ बनाए जाते थे। ठीक है, संचरण करने की, संचरण क्या होता है, घूमने की स्वतंत्रता, कि हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता, हम भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ रूल्स बना दिए गए हैं कानून के तहत, वहां पर हम बिना परमिशन के नहीं जा सकते। ठीक है, तो निवास करने की स्वतंत्रता है। वृत्ति व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कि हम भारत में कहीं पर भी जाकर व्यापार अपना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका हो गया अनुच्छेद 19, ये आर्टिकल 19, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 20 जो आपका अनुच्छेद 20 है, वो क्या कह रहा है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए एक लाइन लिख दिया, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये लाइन से तो ठीक है, अगर ऐसा डायरेक्टली पूछ लेता है ओके, आप समझ गए, लेकिन इसका मतलब समझिए कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। ठीक है, कि देखिए जो कोई भी व्यक्ति होगा, उसको क्या होगा कि उसने एक बार अपराध कर दिया, एक बार चोरी कर ली। ठीक है, तो पुलिस ने क्या किया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो पुलिस ने उठा के उसको जेल में डाल दिया, तो अब दोबारा कहीं पे भी चोरी होती है तो पुलिस ये करती है कि भाई तुमने उस बार चोरी की थी, चलो इस बार भी जेल चलो। फिर अगली बार चोरी हुई, फिर उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन चोरी तो उसने की नहीं, उसने सिर्फ एक बार अपराध किया और उसे सजा बार बार मिल रही है। तो इससे संरक्षण है कि एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक बार अपराध किया है तो एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। दूसरा समझिए कि देखिए, मान लीजिए कि किसी ने कोई अपराध किया, तो अब पुलिस क्या करती है, उसको डंडों से मारती है, फिर कहती है कि अब तुम बताओ कि तुमने ये किया था। लेकिन इस तरीके से ये गलत है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध
अच्छी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हम उसको ये फोर्स नहीं कर सकते हैं कि तुम बोलो कि तुमने खून किया था, तुम बोलो कि तुमने चोरी की थी, ठीक है, तुम गवाही दो अपने खिलाफ कि तुमने ये काम किया था, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक अपराध के लिए आपको एक बार ही सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक, दूसरा समझिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कभी बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये जो हमारा था, क्या था, आर्टिकल 20। अब देखिए, जो हमारा आर्टिकल 21 है, देखिए कहने को तो बहुत छोटा आर्टिकल है, दिखने में देखिएगा सिर्फ 2 लाइन लिख दी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि विधि द्वारा स्थापित किसी ऐसी प्रक्रिया के अलावा हम किसी की भी प्राण एवं मतलब प्राण नहीं ले सकते या उसको दंड नहीं दे सकते, ऐसा जो वो किसी भी मतलब सजा का पात्र ना हो और हम उसे दंड दें, मृत्यु दंड दें। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है कि कानून को अगर वो नहीं तोड़ रहा है, मतलब किसी भी ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं कर रहा है जो सरकार ने बना रखी है, तो अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके जो प्राण की स्वतंत्रता है, उसकी निजता की स्वतंत्रता है, उसकी जो मान प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता है, वो उसको बरकरार रखी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन जो इसको जब अमेंडमेंट किया गया, इसमें देखा गया, अमेंडमेंट नहीं किया गया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से विचार किया और इसमें 34 अधिकारों के बारे में वर्णन किया। तो इसमें आपका सोने का अधिकार, आपके स्वास्थ्य का अधिकार, आपकी मान प्रतिष्ठा का अधिकार, आपके जीवन रक्षा का अधिकार, ठीक है, आपकी निजता का अधिकार, जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे ध्यान दीजिए, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है, ये ज्यादा मेन है। देखिए सूचना का अधिकार है, आप जेल गए तो जेल में आपको अकेले नहीं रहना है, तो इस चीज का भी आपको अधिकार मिलेगा, बिजली का अधिकार मिलेगा, ठीक है, आपको बहुत सारे छोटे छोटे अधिकार मिलेंगे। आप शांति से रहना चाहते हैं, आपको शांति का अधिकार मिलेगा। ये सारे अधिकारों का वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21। अब देखिए आर्टिकल, इसके आगे जाने के पहले हम एक चीज समझते हैं कि एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था। अब देखिए संशोधन हुआ था तो वो क्या बनेगा, अधिनियम बनेगा। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया कि जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, तो इसमें तो मेनली आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी एक्सेट्रा। तो देखिए मूल अधिकार में 21 का यहां पे रखा गया और यहां पे क्या कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र पूरी करने तक
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराएगा। ठीक है, यह हमारे मूल अधिकार में 21 के काम में लिखा गया था। ठीक है, एक संशोधन करके, एक अमेंडमेंट करके एक अनुच्छेद डाल दिया गया कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके तहत हमने एक जो नीति निर्देशक तत्व में हमने अनुच्छेद 45 में यह था कि राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। तो इसकी भाषा को चेंज करके क्या कर दिया गया, इसमें यह कहा गया कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपबंध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपबंध कराने का प्रयास करेगा। तो ये भाषा चेंज की गई अनुच्छेद 45 में। ये जो कहां पर दिया गया है, DPSP, डेरिवेटिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन एक जगह पर और किया गया, वो कौन सा था वो भी समझते हैं। देखिए, पूरा कवर करके चलेंगे, आपका एक भी नहीं छूटेगा। देखिए, अब मौलिक कर्तव्य में भी एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किसमें दिए गए हैं, 51 के काम में। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, पहले तो ये राज्य की जिम्मेदारी थी, अब ये किसकी जिम्मेदारी होगी, अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी, माता पिता की जिम्मेदारी होगी। तो यहां पर कहा गया प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। ये देखिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य में दिया गया। तो देखिए, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान ये कहां पर दिया गया है, किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है या किस भाग में दिया गया है। तो देखिए, आपको लिख दिया कि मूल अधिकारों में दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है, या इन सभी में दिया गया है। तो आप लगाएंगे कि इन सभी में दिया गया है। ठीक है, और ये आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था। तो ये आपका अनुच्छेद 21 का हो गया। अब देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखते हैं अनुच्छेद 22। ये देखिए,
कुछ दशाओं में, वो दशाएं कौन सी हैं देखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। देखिए यहाँ पे पॉइंट से समझेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि देखिए गिरफ्तारी के उसमें कैसे संरक्षण है और निरोध से कैसे संरक्षण है। यहाँ देखिए कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको ये जरूर बताना पड़ेगा कि भाई आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये, गिरफ्तार करने के आधार, मतलब आधार ही क्या है, कारण। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। आपको, हम जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है, अब मान लीजिए कि किसी इंसान को गिरफ्तार कर लिया तो वो क्या करेगा, वह अपने वकील से बात करना चाहेगा। तो वकील क्या होता है आपका, विधि व्यवसायी, इसको बोलते हैं विधि व्यवसायी। देखिए वर्ड कैसा भी लिखा है आप ये समझिए, जो कानून का व्यवसायी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वकील। ठीक है, अब इससे परामर्श लेगा, उससे अपनी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हेल्प मांगेगा। ठीक है, तो उससे परामर्श करने का अधिकार है उसके पास। तो विधि व्यवसायी से परामर्श एवं प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। अब देखिए, ठीक है, ये तो हो गया। अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो हम भाई कब तक उसको जेल में रख सकते हैं। अब ये भी डिसाइड है कि 24 घंटे तक, 24 घंटे के अंदर हमें उसे मजिस्ट्रेट के पास में पेश करना होगा। देखिए ये जो आपका मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में पेश होने का अधिकार। देखिए इसमें एक चीज याद रखिए कि यहां पर यात्रा के समय को भी मिला दिया गया है, यात्रा के समय को मिलाकर। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी घुमा सकता है। ठीक है, ये आपका देखिए स्वतंत्रता का अधिकार हो चुका। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद क्या आएगा, आएगा यहां पर तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए यहां पर क्या है कि दो ही अधिकार है, दो ही मूल अधिकार है। तो यहां पर कहेंगे अनुच्छेद 23 और 24। देखिए जो 23 है आपका वो मानव के लिए है, मतलब जो बड़े हैं, मानव दुर्व्यापार। देखिए जो पहले इंसान होते थे उनको दास बनाया जाता था, उनका व्यापार किया जाता था। तो यहाँ पर जो मानव का व्यापार है वो टोटली तरीके से बंद है। एवं बलात् श्रम, देखिए जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, बलपूर्वक उनसे मजदूरी कराई जाती थी, बलात् श्रम कराया जाता था।
कि उन पे कोड़े बरसाए जाते थे कि करो, वो थक जाता था तो उन्हें मार देते थे कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है भाई, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। तो इसको क्या कर दिया गया, का निषेध। निषेध हमारा क्या हो गया, प्रोहिबिशन, कि अब अबोलिशन, मतलब उसको अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा आर्टिकल 14 है, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कारखानों आदि में, मतलब फैक्ट्री में भी हो सकता है, जोखिम भरे बहुत सारे वो हो गए, कारखानों आदि में बालकों का, देखिए बालकों का आगे नियोजन, क्योंकि बालकों की नियुक्ति प्रतिषिद्ध होगी, ठीक है। बालकों का नियोजन बालकों के नियोजन का निषेध, यहां समझिए कि कारखानों में, फैक्ट्रियों में और भी जोखिम भरे जो कंपनियां होंगी, कारखाने होंगे, फैक्ट्री होंगे, उत्पाद बनाने वाली जो भी छोटी मोटी कंपनी हो, मतलब जो भी हो, तो आदि लिख दिए। उसमें जो बालक है, बालक कहने का मतलब है जिनकी आयु 14 वर्ष या उससे कम है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिए, 14 वर्ष से कम, उनको जोखिम भरे कारखानों में, फैक्ट्रियों में, या जहरीली गैस जहाँ पे बनती है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी नियुक्ति, उनको अपॉइंट करना निषेध है, टोटली मना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान लाए गए हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, मतलब अमेंडमेंट नहीं, मतलब बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका 23 और 24 ये खत्म हो गया। आपको देखिए 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब देखिए हम देखते हैं अपना चौथा है मूल अधिकार। अब इसमें क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अब देखिए 25 में एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए जो आपका अनुच्छेद 25 है, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 25 है, इसमें दिया गया है अंतःकरण की, देखिए इसमें दिया गया अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें देखिए जो अंतःकरण है, अंतःकरण मतलब कि अपनी अंतरात्मा, मतलब कि अंतर्मन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये धर्म से रिलेटेड है, तो अंतःकरण का यहाँ पर मतलब होगा कि हम अपने तरीके से अपने भगवान से, मतलब जो भी चाहे हम उसको अपना मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम उसको भगवान माने, हम उसको अपना दोस्त मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं, पिता मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं। वो हमारी इच्छा है कि हम अपने भगवान से अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है। जैसे एग्जाम्पल में आप मीरा ले लीजिए, राधा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे हो गए। रावण भी शंकर जी का भक्त था, तो वो किस तरीके से मानता था उनको, किस तरीके से उसके अपने जो शिव थे, मतलब आराध्य थे, उनके संबंध कैसे थे, तो वो उसका मैटर है, उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, ये गवर्नमेंट भी नहीं आ सकती, देखिए। और यहाँ पर ये मानने, अंतःकरण, और देखिए धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने,
ये 4 वर्ड आप देख लीजिए, अंतःकरण, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, उसको आचरण करने की स्वतंत्रता है, मतलब कि आचरण करना क्या होता है कि उसको अपने लाइफ में उतारना, ठीक है, अपने डेली रूटीन में फॉलो करना, तो उसको आचरण करना। धर्म को आबाद, मतलब कि आबाद मतलब हो गया बहुत बड़े लेवल पे, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट। तो धर्म को बहुत बड़े लेवल पर मानने की भी स्वतंत्रता है कि आप जितना चाहो, आपका धर्म है, आप मानो, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 25 हो गया। देखिए आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 हमारा क्या कह रहा है, देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए आप अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई धार्मिक प्रबंध कर रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसको आपका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है कि आप उसको कराइए। आप भागवत करा रहे हैं, आप भागवत कराइए, आप भंडारा करा रहे हैं, आप भंडारा कराइए, आपको इस चीज की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब देखिए जो आर्टिकल 27 है, अनुच्छेद 27 है, इसको ध्यान से समझिएगा। वो लैंग्वेज तो आसान थी, कभी कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है। धर्म की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि कहता है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है। तो धर्म का विकास, ठीक है, अभिवृद्धि मतलब विकास। तो धर्म के विकास के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, करों के संदाय से स्वतंत्रता। देखिए यहां तक तो ठीक था, धर्म की अभिवृद्धि के लिए। अब यहां पर जो वर्ड है करों के संदाय से स्वतंत्रता, ठीक है, संदाय दैट मीन्स कलेक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि राज्य टैक्स कलेक्शन करती है, ठीक है, राज्य कर लगाती है और उससे जो भी पैसा जनरेट होता है, ठीक है। तो राज्य क्या करेगी, किसी भी धार्मिक कार्य में वो पैसा नहीं लगाएगी। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए राज्य अपने जो कर है, करों से जो पैसा आया है, उस पैसे को उस कार्य में नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? अगर ऐसा सरकार करती है, राज्य सरकार ऐसा करेगी, तो ऐसा माना जाएगा कि वो सिर्फ एक धर्म की वृद्धि के लिए ये काम कर रही है। तो इससे एक विरोध उत्पन्न हो जाएगा दूसरे धर्मों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से राज्य के कलेक्शन से, राज्य के करों के कलेक्शन से किसी भी धार्मिक कार्य में पैसा नहीं दिया जाएगा। अब देखिए हमारा अनुच्छेद 28। अब अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है? धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा लिखा है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो आप यहां से लैंग्वेज से आप सीधा समझ गए कि जहां पे भी धार्मिक शिक्षा वगैरह दी जा रही होगी, आप वहां पे उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन देखिए डायरेक्टली जो दिया हुआ है वैसा नहीं है। देखिए पहली बात, यहाँ पे एक चीज समझिए कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो सरकार द्वारा पोषित है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर दी जा रही है तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप शामिल हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं, अभी ये रह गया।
ये देखिए, अब जो हमारा 5वें नंबर का है, ये संस्कृति एवं शिक्षा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये समझिए कि ये मेनली माइनॉरिटी सेक्टर के लिए, माइनॉरिटी सेक्टर दैट मीन्स जैसे मुस्लिम समुदाय, बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय, पारसी समुदाय, सिख समुदाय, हिंदू को छोड़कर बाकी सारे माइनॉरिटी सेक्टर में आ जाते हैं कि जिनकी आबादी कम है, ठीक है, तो वो सभी माइनॉरिटी सेक्टर में आ जाएंगे। तो ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है? ये अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 29। अब देखिए, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज दैट मीन्स अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, लिपि गलत लिख दिया, सॉरी, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। देखिए, अब जैसे कि हिंदू समुदाय बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर मेनली हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, सारे स्कूलों में हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो ठीक है, ऐसे क्या होगा, जो ये माइनॉरिटी सेक्टर हैं, इनकी जो लैंग्वेज है, लिपि है, संस्कृति है, ये विलुप्त हो जाएगी। तो इस वजह से उसको हमने सुरक्षा प्रदान की गई है कि ठीक है, आप अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। यह सुरक्षा की भी जाएगी सरकार द्वारा, ठीक है। कैसे की जाएगी? अब देखिए, अनुच्छेद 30 में समझते हैं। ये तो समझ लिया कि भाषा का, लिपि का, संस्कृति का यह सुरक्षा की जाएगी। कैसे की जाएगी? अनुच्छेद 30 में देखिए, शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब इसको समझिए, हमने कहा था कि भाषा को, लिपि को और संस्कृति को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो देखिए कैसे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और वहाँ पर वह प्रशासन कर सकते हैं। प्रशासन दैट मीन्स वह उस कॉलेज को चला सकते हैं, पोषित कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय है, वह अपनी उर्दू भाषा को संरक्षित रखना चाहता है, तो उसने अपना एक स्कूल, कॉलेज खोल दिया, ठीक है। तो उसमें सभी मुस्लिम जितने छात्र हैं वो जाने लगे शिक्षा पाने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब यहाँ पर जितने भी, यहाँ पर और भी समुदाय के जो टीचर हैं उनको भी आप अपॉइंट कीजिए। तो यहाँ से अगर मान लीजिए सिख समुदाय के, पारसी समुदाय के, हिंदू समुदाय के, हिंदू धर्म के जो टीचर हैं वो वहाँ जाने लगे, तो ऐसे में उनकी जो संस्कृति है, ठीक है, तो वो विलुप्त हो जाएगी। तो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है कि वो वहाँ पर प्रशासन कर सके, ठीक है। ऐसे ही सभी धर्मों के लिए है कि बौद्ध धर्म वाले अपने जो मोनेस्ट्री होती है, शिक्षा संस्थान, मठ, ठीक है, तो मोनेस्ट्री में वो शिक्षा प्रदान करते हैं। अब वहाँ ज़रूरी नहीं है कि ठीक है, अब वहाँ पर जो प्रशासन करने का अधिकार है वह उन्हीं लोगों का है कि वो लोग प्रशासन कर सकते हैं। अब उन पे दबाव नहीं डाला जा सकता कि आप यहाँ पर
हिंदू टीचर लाएं, मुस्लिम टीचर लाएं, पारसी टीचर लाएं, सिख टीचर लाएं, नहीं, वो बौद्ध धर्म के हैं, वो अपना प्रशासन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब समझते हैं। अब जो हमारा आखिरी बचा है वो क्या है, देखिए अनुच्छेद 32, जो हमारा छठवां बचा है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, ठीक है, और इसमें हम सीधा सीधा लिखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो इसमें तो ये सिंपल सा बात है, ये कहा गया है कि मूल अधिकारों का हनन करने, मूल अधिकारों के हनन जब हो रहा हो तो उसकी सुरक्षा करना भी एक मूल अधिकार है, जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर ये समझिए कि मूल अधिकारों की सुरक्षा स्वयं में ही एक मूल अधिकार है, और वो अनुच्छेद 32 है। और यहां समझिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए क्या स्पेशली वर्ड दिया था, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया था, इसको संज्ञा दी गई थी संविधान की आत्मा एवं हृदय, कि ये जो है वह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है वह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। ये किसने कहा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 याचिकाएं शामिल की गई, जिसके तहत हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका दैट मीन्स रिट दायर कर सकते हैं। और हमारे पास टोटल कितनी रिट है, हमारे पास 5 रिट है। ठीक है, हमारे पास 5 याचिकाएं हैं, 5 रिट है। तो अब देखिए थोड़ा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि रिट यहाँ पर 5 रिटों के बारे में हमें एक ब्रीफ समरी समझनी है। देखिए एक्सप्लेन में बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी समझ लीजिए। देखिए 5 रिट है, तो पहला समझिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि बंदी को प्रत्यक्ष सामने लाओ। ठीक है, बंदी को प्रस्तुत करो। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब हुआ को प्रस्तुत किया जाए। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसका लैटिन भाषा में वर्ड है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। देखिए इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यू मे हैव द बॉडी। अपने आप को सामने लाओ। ठीक है, तो ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। देखिए बहुत बार जो क्वेश्चन आता है हिंदी मीडियम में ही होगा, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं दिया होगा। हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों में ही हैबियस कॉर्पस दिया होता है। ठीक है, कभी कभी तो ये को प्रस्तुत किया जाए ये भी नहीं दिया होगा, इंग्लिश में ही 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना जरूरी है। तो देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, परमादेश। देखिए नाम से ही समझ में आ गया कि परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब बनता है हम
आदेश देते हैं। आदेश कौन देगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज होगा, हम आदेश देते हैं। एक छोटा पर्सन तो आदेश दे नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं मैंडेमस, ठीक है, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे वी कमांड, ठीक है। अब देखिए ये दो रिट हो गई, तीसरी देखते हैं। तीसरी है प्रतिषेध। देखिए ये लैटिन भाषा का शब्द है हेबियस कॉर्पस, ये मैंडेमस लैटिन भाषा का शब्द है प्रतिषेध, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। अब देखिए ये वर्ड तो आपको सुना सुना लग रहा है, कई वर्ड मैंने ही इसमें बोला है कि प्रोहिबिशन, निषेध, प्रतिषेध, तो ये इंग्लिश वर्ड है, ये लैटिन वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है। प्रोहिबिशन मतलब होता है मना करना, ठीक है, मना है। प्रतिषेध इसका हिंदी में मतलब होगा रोकना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू स्टॉप और फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना, ठीक है। अब कितने बचे रिट? हमारे पास एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, दो रिट अभी और बची है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए जो दो रिट है वो कौन कौन सी हैं? जो नंबर 4 की है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, इसका मतलब होता है प्रमाणित होना, प्रमाणित होना, यह सूचना देना, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं सर्टियोरेरी, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी, और इसको हिंदी में बोलेंगे आप टू बी सर्टिफाइड। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होना, ठीक है। और जो आपकी लास्ट है, लास्ट आपकी कौन सी बची? अधिकार रक्षा। देखिए नाम से ही आप समझ आ गया होगा कि इसमें अधिकार को पूछा जा रहा है कि आपका अधिकार क्या है, लेकिन इसका मतलब हुआ प्राधिकृत, जो उसके लिए प्राधिकृत है, जो अथॉरिटी है, ठीक है, या वारंट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए अधिकार रक्षा, ठीक है, तो को वारंटो, ये लैटिन वर्ड है, ये को वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा लैटिन में, को वारंटो, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका जो अर्थ हुआ बाई व्हाट अथॉरिटी, किस प्राधिकारी, किस प्राधिकृत के आधार पर तुम ये कार्य कर रहे हो, बाई व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो यह हमारे 5 रेट हो गई। ठीक है, अब देखिए आपके आर्टिकल 32 तक हो चुके हैं। जो हमारा 31 आर्टिकल था वो हमारा निरस्त हो चुका है, उसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना अनुच्छेद 33। देखिए कुछ 6 मूल अधिकार तो वो खत्म हो गए, लेकिन अब यहाँ पर ये जो है अनुच्छेद 33, तो ये अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है, संसद को यह अधिकार देता है
कि अब देखिए जितने भी बल हैं, जितने की सशस्त्र बल हैं, अब देखिए सभी के पहले नाम लिख लेते हैं। सशस्त्र, सभी सशस्त्र बलों कि वह, देखिए संसद को, ये जो अनुच्छेद 33 है, संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों या अन्य जो भी एजेंसियां होंगी के मूल अधिकारों को पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। देखिए पहले इसको समझते हैं। यहां पर एक अनुच्छेद 33 कह रहा है कि यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसी व अन्य कोई भी एजेंसी हो या अन्य कोई भी बल हो के मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, यह संसद को अधिकार क्यों दिया गया? अब देखिए जो पुलिस में होते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी दाढ़ी नहीं होती, तो क्या किसी पर्सन का ये राइट नहीं है कि वो दाढ़ी रख सके? ठीक है, क्या उसको छोटे छोटे बाल कराना जरूरी है? क्या ये उसका अधिकार नहीं है कि वो अपने अपने हिसाब से बाल रख सके? तो ये देखिए ये अनुशासन के लिए किया जाता है। ठीक है, कि जो हमारे बल हैं वो अनुशासित रहे, तो इस वजह से ये संसद को अधिकार दिया जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 34 देखते हैं। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों, ये अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कब? देखिए मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब कहीं क्या हो, जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू हो। अब देखिए अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगा सकता है जब भारत में कहीं पर मार्शल लॉ लागू हो। अब ये मार्शल लॉ है क्या? मार्शल लॉ ये है, इसको बोलते हैं सैन्य प्रशासन। ठीक है, देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर में लगा था, ठीक है, कि यहाँ पर सैनिकों का प्रशासन होता है। यहाँ पर आर्म्ड फोर्स लागू की जाती है, आर्म्ड फोर्स को तैनात किया जाता है कि वो वहाँ पर रूल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ की स्थिति बिगड़ चुकी होती है, वहाँ की जनता हमारी अपोजिशन में आ चुकी होती है, तो इस वजह से वहाँ पर सैन्य प्रशासन को लागू कर दिया जाता है। दैट मीन्स मार्शल लॉ लागू हो जाता है, तो तब वहाँ पर जो वहाँ की जनता है तो उनके सभी मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ की जनता हमारे ही सैनिकों के खिलाफ पत्थरबाजी कर रही थी, तो वहाँ पर क्या किया गया, सैन्य प्रशासन लगा दिया गया। ठीक है, तो जब मार्शल लॉ वहाँ पर लागू हो गया था तो वहाँ के जितने भी क्या थे, जो जनता थी, उनको क्या किया गया, उनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया। वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद की गई, उनकी नॉर्मल की ज़रूरतों, जो उनके
जो उनके अधिकार थे उनको प्रतिबंधित किए गए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो आखिरी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 35। अब देखिए अनुच्छेद 35। अब ये अनुच्छेद 35 हमसे क्या कह रहा है कि देखिए अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए अनुच्छेद 35 है जो आपका, वह केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए ये संसद के पास स्पेशल जो रूल है। ठीक है, संसद के पास ऐसे नागरिकता में बहुत सारी चीज़ों में स्पेशल पावर होती है कि वो वहाँ पर अमेंडमेंट कर सकती है, वहाँ पे संशोधन कर सकती है, ये वहाँ पर कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी कर सकती है, वहाँ पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसे सिर्फ संसद के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 35 हो गया। अब थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। देखिए हम समझते हैं चवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम। अब ये कब हुआ था? 1978। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसमें क्या किया गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो कहाँ दिया गया था, संपत्ति का अधिकार भाग 3 के कहाँ दिया गया था? अनुच्छेद 19 के 1 के 4 में दिया गया था। देखिए 19 का 1 का 4, दैट मीन्स सबसे लास्ट वाला जो आपका था वहां दिया गया था। 19 के 1 के 4 में दिया गया था, तथा अनुच्छेद 31 में दिया गया था। तो इनको क्या किया गया? 29-31 को निरसित कर दिया गया या निरस्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए तो निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, तो इसको रखा कहाँ गया? देखिए जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, ये हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, इसको अब कहाँ रखा गया? भाग 12 में अनुच्छेद 300A में। अब ये क्या है? अब ये हमारा कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये जो अब संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार है, अभी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए जो हमने सारे मूल अधिकार पढ़े, तो अब ये भारत के नागरिकों को तो प्रदान होते हैं, लेकिन जो विदेशी आएंगे उनको भी प्रदान होंगे, लेकिन जो विदेशी होंगे उनको सभी मूल अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो वह मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं।
केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। देखिए बहुत आसान है। कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अनुच्छेद ऐसे 15, 16 और 3 छोड़ के 19 और 10 छोड़ के 29। और यहाँ पे लगातार देखिए ये पहला और आखिरी लगातार है, ये देखिए पहला और दूसरा लगातार है, और यहाँ पर लास्ट के 2 लगातार है। देखिए 15, 16, यहाँ पर 19 से सीधा 10 जंप किया, 29 हो गया, और 29 के बाद 30। तो ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और जो बाकी के बचे वो हमारे नागरिकों को तो प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नहीं, ये जो है वो विदेशी, जो बाकी बचे हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त होंगे, नागरिकों को भी प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे सारे अनुच्छेद हैं, जो सारे हमारे मूल अधिकार हैं, वो नागरिकों को तो प्राप्त है, लेकिन ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।